गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम मानवीय जनन का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे स्तन ग्रंथियों के बारे में। इसके बारे में बेटा स्तन ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं। देखो पहली बात स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण है। स्तन ग्रंथियां क्या है, द्वितीय लैंगिक लक्षण है। ये द्वितीय जननांग नहीं है, क्या है, द्वितीय लैंगिक लक्षण है। तो स्तन ग्रंथियां ये क्या है, द्वितीय लैंगिक लक्षण है। देखो बेटा सक्रिय स्तन ग्रंथियां, क्या बेटा, सक्रिय स्तन ग्रंथियां स्तनधारी मादाओं का अभिलक्षण है। मतलब स्तन ग्रंथियां किसमें पाई जाती है, सिर्फ सक्रिय स्तन ग्रंथियां किसमें पाई जाती है, सिर्फ स्तनधारियों की मादाओं में। किसमें पाई जाती है, स्तनधारियों की मादाओं में, ठीक है। नर स्तन ग्रंथियां कैसी होती है, इनएक्टिव रहती है, निष्क्रिय रहती है। क्या रहती है, निष्क्रिय। एक तरह से अपशेषी अंग के हैं वो, क्या है वो, वेस्टिजियल ऑर्गन, अपशेषी अंग। मेरी बात समझ में आई है नहीं? तो स्तन ग्रंथियां क्या है, द्वितीय लैंगिक लक्षण है। और सक्रिय स्तन ग्रंथियां मादाओं का क्या है, अभिलाक्षणिक लक्षण है। क्या, अभिलाक्षणिक लक्षण है। देखो ये स्तन ग्रंथियां होती है ना, ये प्यूबर्टी से पहले विकसित नहीं होती। स्तन ग्रंथियां प्यूबर्टी मीन्स यौवनारंभ, प्यूबर्टी से पहले विकसित नहीं होती। और प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, दो हार्मोन निकलते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या निकलते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, इन स्तन ग्रंथियों में क्या होते हैं, विकास को प्रेरित करते हैं। ईस्ट्रोजन क्या होता है, नलिकाओं में वृद्धि करता है। ईस्ट्रोजन किसमें वृद्धि करता है, नलिकाओं में। और प्रोजेस्टेरोन किसमें वृद्धि करता है, कूपिकाओं में। किसमें बेटा, कूपिकाओं में। ये पाई कहाँ जाती है, देखो ये कहाँ पाई जाती है, मादा में पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ऊपर। और ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ऊपर क्या होते हैं, दो गोल ओवार होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये दो गोल ओवार। याद रखना कहाँ पाई जाती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल पर, मादाओं में। वो क्या होते हैं, गोल ओवार होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये गोल ओवार होते हैं। मेरी बात समझ आई। नेक्स्ट देखो, इस स्तन का आगे का निकला हुआ भाग, ये स्तन के आगे की तरफ जो नुकीला भाग होता है, निकला हुआ, इसे बोलते हैं चूचक या निप्पल। क्या बोलते हैं बेटा, चूचक या निप्पल, ठीक है। और निप्पल के चारों ओर क्या होता है, निप्पल के चारों ओर अति वर्णित एरिया पाया जाता है, अति वर्णित क्षेत्र होता है। मतलब वहां की त्वचा क्या हो जाती है, अधिक गहरी हो जाती है। तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एरियोला। क्या बोलते हैं बेटा, एरियोला। नेक्स्ट देखो, इस एरियोला में ना बेटा सिर्फ सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती है। सेबेशियस ग्रंथि पाई जाती है। तेल ग्रंथि क्या होती है, सॉरी पसीना ग्रंथि क्या होती है, एब्सेंट होती है। और इस पसीना ग्रंथि क्या होती है, एब्सेंट होती है। एरियोला में क्या पाई जाती है, सेबेशियस ग्रंथि, मतलब तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जबकि पसीना ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। ये एरियोला की साइज, ठीक है, एक तो प्रेग्नेंट लेडी में, गर्भवती महिला में, और एक दूध पिलाती मां में क्या होती है, इसकी साइज बढ़ जाती है। तो एरियोला की साइज किसमें बढ़ जाती है, एक तो गर्भवती महिला में, और एक स्तनपान कराती मां में। स्तनपान कराती मां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैक्टिंग मदर। क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टिंग मदर। बात क्लियर है, ठीक है। तो एक बार दोबारा सुनो, ये स्तन का आगे जो नुकीला भाग होता है, बाहर निकला हुआ भाग, उसको क्या बोलते हैं, चूचक। क्या बोलते हैं, चूचक। और चूचक के चारों ओर अति वर्णित क्या पाई जाती है, त्वचा पाई जाती है। या आपको त्वचा क्या होती है, अधिक डार्क कलर की होती है, उसे क्या बोलते हैं, एरियोला। क्या बोलते हैं बेटा, एरियोला। ये एरियोला पे क्या पाई जाती है, सेबेशियस ग्रंथि, मतलब तेल ग्रंथियां ही पाई जाती हैं।
पसीना ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। क्या बेटा? पसीना ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। दूसरी एरियोला की साइज गर्भवती महिला में और स्तनपान कराती माँ में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है एरियोला की साइज। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं स्तन की संरचना। देखो बेटा, ये जो स्तन होता है, प्रत्येक स्तन, इसमें क्या होता है? 15 से 20 लोब्स होते हैं। लोब्स मीन्स पालियां। क्या बेटा? लोब्स होते हैं। और वो लोब्स क्या होते हैं? छोटे छोटे लोब्यूल्स में बटे होते हैं। किसमें बटे होते हैं? लोब्यूल्स में। प्रत्येक स्तन में क्या होते हैं? 15 से 20 पालियां होती हैं। इन पालियों को क्या बोलते हैं? लोब्स। ठीक है? और प्रत्येक लोब्स क्या होते हैं? छोटे छोटे लोब्यूल्स, मतलब पालिकाओं में विभाजित होते हैं। किसमें? पालिकाओं में। तो ये लोब्स किसमें विभाजित होते हैं? लोब्यूल्स में। पालिकाओं में। ये लोब्स किसमें विभाजित होते हैं? पालिकाओं में। और इन पालिकाओं में, इन लोब्यूल्स में क्या पाते हैं? अंगूर के गुच्छे के समान कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंगूर के गुच्छे के समान कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? एल्वेओलाई या कूपिका। क्या बोलते हैं? एल्वेओलाई या कूपिका। तो इनके अंदर क्या पाई जाती हैं? कूपिकाएं, जिन्हें क्या बोलते हैं? एल्वेओलाई। और ये कैसी होती है? अंगूर के गुच्छे के समान। कैसी होती है बेटा? अंगूर के गुच्छे के समान। अब जो ये कूपिका की कोशिकाएं, ये कूपिका की कोशिकाएं, ये कैसी हैं? ये दूधस्रावी कोशिकाएं होती हैं। ये कूपिका की जो कोशिकाएं होती है, ये क्या होती है? दूधस्रावी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है? और ये दूध का स्राव करती हैं। ये क्या होती हैं? इस कूपिका में क्या होती है? दूधस्रावी कोशिकाएं होती हैं। और ये दूधस्रावी कोशिकाएं किसका स्राव करती है? दूध का स्राव करती हैं। ठीक है? ये दूध कहाँ इकट्ठा होता है? ये कूपिकाओं की गुहा में इकट्ठा होता है। किसमें इकट्ठा होता है? कूपिकाओं की गुहा में। मेरी बात समझ में आई? प्रत्येक स्तन में क्या होती है? 10 से 15 या 15 से 20 क्या होती है? पालियां, लोब्स होते हैं। ये लोब्स किसमें डिवाइड होते हैं? लोब्यूल्स में, पालिकाओं में। और ये पालिकाओं में क्या होती है? अंगूर के गुच्छे के समान कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? एल्वेओलाई या कूपिकाएं। और ये कूपिकाओं की कोशिका क्या होती है? दूधस्रावी कोशिकाएं होती हैं, जो किसका स्राव करती है? दूध का स्राव करती है। किसका स्राव करती है बेटा? दूध का। अब नेक्स्ट देखो, ये जो दूध होता है ना, ये दूध, ये कोशिका जो स्राव होती है, दूध निकलेगा। ये दूध कहाँ इकट्ठा होता है? ये क्या करता है? कूपिकाओं की गुहा में इकट्ठा होता है। ये दूध कहाँ इकट्ठा होता है? कूपिकाओं की गुहा में। कूपिका की गुहा में संग्रहण होता है। मेरी बात क्लियर है? अब देखो, ये कूपिकाओं की गुहा से ये दूध कहाँ जाता है बेटा? यहाँ पे मेमरी ट्यूब्यूल्स में। किसमें? मेमरी ट्यूब्यूल्स में। ये मेमरी ट्यूब्यूल्स क्या है? देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो आप। जैसे मान लो ये क्या है? एक लोब है, ये लोब है, ये वाला। और इस लोब के अंदर बहुत सारी क्या है? इस प्रकार लोब्यूल्स हैं। इसके प्रकार क्या है? लोब्यूल्स। और इन लोब्यूल्स के अंदर क्या है? ऐसी अंगूर के गुच्छे के समान कोशिकाएं, मान लो इस प्रकार है। ठीक है बेटा? मेरी बात समझ? इस प्रकार अंगूर के गुच्छे के समान कोशिकाएं, मैं थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, इसे लोब्यूल्स मानो। तो इस प्रकार कोशिकाएं, तो ये क्या करती है? दूध का स्राव करती है। और ये दूध क्या होता है? उनकी कूपिकाएं होती है, उनमें इकट्ठा रहता है, कूपिकाओं में इकट्ठा रहता है। अब ये दूध इन नलिकाओं में आता है, इन वाली नलिकाओं। और इन नलिकाओं को क्या करते हैं? मेमरी ट्यूब्यूल्स, स्तन नलिका। क्या बोलते हैं बेटा? स्तन नलिका। क्या बोलते हैं? स्तन नलिका। तो कूपिकाओं से दूध कहाँ आता है? स्तन नलिकाओं में। मेमरी ट्यूब्यूल्स में। अब देखो, ये स्तन नलिका आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? स्तन वाहिनी का, मेमरी डक्ट का। किसका निर्माण करती है? स्तन वाहिनी का। ये मेमरी ट्यूब्यूल्स मतलब स्तन नलिका मिलकर किसका निर्माण करती है? स्तन वाहिनी का, मेमरी डक्ट का। तो अब किसमें आएगा दूध? मेमरी डक्ट में।
स्तन वाहिनियां, क्या बेटा, स्तन वाहिनियां, ठीक है। और स्तन वाहिनियां, बहुत सारी स्तन वाहिनियां मिलकर आगे जाके क्या करती हैं, एक फूले हुए भाग में खुलती है। एक फूल, एक मतलब एक संरचना होती है जो फूली हुई रहती है, उसे क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्प्यूला। क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्प्यूला, स्तन तुम्बिका। क्या बेटा, स्तन तुम्बिका, ठीक है। तो लोब्स, लोब्स का लोब्यूल्स, लोब्यूल्स में क्या है, कुपिकाएं, कुपिकाओं की स्रवी कोशिका अंगूर की कोशिका समान है जो दूध का स्राव कर रही है। दूध कहाँ स्रावित हो रहा है, कुपिकाओं में, और कहाँ से हो रहा है, कुपिकाओं की गुहा में। कुपिका की गुहा से कहाँ आया ये, स्तन नलिकाओं में, स्तन नलिकाओं से स्तन वाहिनी में, और स्तन वाहिनी से कहाँ इकट्ठा होता है ये, मेमोरी एम्प्यूला में, जो क्या होता है, फूली हुई संरचना है। किसमें इकट्ठा हो रहा है बेटा, मेमोरी एम्प्यूला में। देखो ये मेमोरी एम्प्यूला जो होता है ना, ये बहुत सारी स्तन वाहिनियां जब मिलती हैं, बहुत सारी जब स्तन वाहिनियां मिलती हैं तो मेमोरी एम्प्यूला बनता है। क्या बनता है, मेमोरी एम्प्यूला, इसे बोलते हैं स्तन तुम्बिका। बात समझ में आई। इस मेमोरी एम्प्यूला से एक नलिका निकलती है, इस मेमोरी एम्प्यूला से क्या निकलती है, एक नलिका, और वह नलिका कहाँ जाके बोलती है, चूचक के सिरे पर, और उस नलिका को क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। क्या कहते हैं बेटा, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। और ये लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ करती है, चूचक के सिरे पर जाके खुलती है। ये कहाँ ओपन होती है, निप्पल पर ओपन होती है, खुलती है, निप्पल पर खुलती है, और दूध बाहर आता है। मेरी बात क्लियर है, एक बार दोबारा देखो, स्तन की संरचना कैसी होती है। एक स्तन में क्या होती है, 15 से 20 पालियां होती हैं, क्या होती है, 15 से 20 पालियां, और ये पालियां किसमें विभाजित होती है बेटा, लोब्यूल्स में, पालिकाओं में, छोटी छोटी पालिकाओं में होती है। बात समझ में आई। ये पालिका किसमें विभाजित होती है, कुपिकाओं में। क्या, कुपिकाओं में। कुपिका में क्या होती है, अंगूर के गुच्छे के समान दूध स्रावी कोशिका होती है जो दूध का स्राव करती है। ये दूध कहाँ संग्रह होता है, पहले कुपिकाओं की गुहा में। कुपिकाओं की गुहा से कहाँ आएगा, ये स्तन नलिकाओं में। ये स्तन नलिका है, ये वाली स्तन नलिका है, ठीक है। अब बहुत सारी स्तन नलिका मिलकर क्या बनाती है, स्तन वाहिनी। ये स्तन वाहिनी है, क्या बेटा, स्तन वाहिनी मतलब मेमोरी डक्ट। इसी प्रकार बहुत सारी मेमोरी डक्ट मिलके, इसी प्रकार बहुत सारी मेमोरी डक्ट मिलके कहाँ जाके खुलती है, ये इसमें स्तन तुम्बिका में। ये फूली हुई संरचना है, ये क्या बेटा, फूली हुई संरचना है, ऐसे बोलते हैं स्तन तुम्बिका। और स्तन तुम्बिका में क्या होता है, दूध का कलेक्शन होता है, दूध का संग्रहण होता है। क्या होता है बेटा, दूध का संग्रहण होता है। अब क्या होता है, इस चौड़े भाग से, मेमोरी एम्प्यूला से एक डक्ट निकलती है, एक क्या निकलती है बेटा, वाहिनी निकलती है, दूध वाहिनी। क्या निकलती है, दूध वाहिनी, इसको बोलते हैं दूध वाहिनी। क्या बोलते हैं बेटा, दूध वाहिनी। और ये दूध वाहिनी क्या करती है, यहां से एम्प्यूला से लेकर चूचक के सिरे तक होती है। बात समझे। तो दूध को यहाँ एम्प्यूला से लेकर कहाँ तक ले जाती है, बाहर तक ले जाती है। क्या ले जाती है बेटा, बाहर तक ले जाती है। मेरी बात समझ में आई। तो ये हुआ आपका स्तन ग्रंथियों की संरचना। क्या हुई, स्तन ग्रंथियों की संरचना। तो आपको इतना सा याद रखना है, प्रत्येक स्तन में 15 से 20 पालियों में कहते हैं पालिका होती है, पालिका में कहते हैं कुपिकाएं होती है। कुपिका से दूसरा का वो कहाँ इकट्ठा होता है, पहले गुहा में, फिर स्तन नलिकाओं में, फिर स्तन वाहिनियों, फिर स्तन तुम्बिका में, फिर दूध वाहिनी में, और दूध वाहिनी से निप्पल के द्वारा बाहर निकल जाता है, निप्पल के द्वारा बाहर निकल जाता है। मेरी बात समझिए। इस प्रकार निप्पल पे क्या होती है, 15 से 20 क्या होती है, लैक्टिफेरस डक्ट आके छोटे छोटे छिद्र के रूप में खुलती है। 15 से 20 छोटे छोटे छिद्र के रूप में खुलती है। नेक्स्ट देखें, देखो बेटा, बाकी स्तन में क्या बना रहता है, बसा भरी रहती है। स्तन में क्या बनी रहती है, बसा, या फिर ये कह सकते हैं पेरेन्काइमा बना रहता है। क्या बना रहता है बेटा, पेरेन्काइमा। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं, स्तन ग्रंथियों पर कौन कौन से हार्मोन कार्य करते हैं। स्तन ग्रंथियों पर कौन कौन से हार्मोन कार्य करते हैं, ठीक है। हार्मोन देखो बेटा, स्तन ग्रंथियों पर 4 हार्मोन कार्य करते हैं। ईस्ट्रोजन,
प्रोजेस्टेरॉन, पहला ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फिर प्रोलैक्टिन और फोर्थ वन ऑक्सीटोसिन। पहला था ईस्ट्रोजन। देखो ना, ईस्ट्रोजन कहां से स्रावित होता है? थीका इंटरना से। किससे बेटा? थीका इंटरना से स्रावित होता है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो, थीका इंटरना से स्रावित होता है, इसका मेन काम क्या होता है? ये नलिकाओं में वृद्धि करता है, जैसे मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, मेमोरी डक्ट में, मेमोरी एम्पुला में, लैक्टिफेज डक्ट में। तो ये क्या होता है? स्तन की नलिकाओं में वृद्धि करता है। स्तन की नलिकाओं में वृद्धि करता है, जिससे स्तन क्या होता है? आगे की साइज में, मतलब साइज बढ़ती है इसकी, ठीक है, लंबाई बढ़ती है, एक तरह से ये कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या आता है? ये ईस्ट्रोजन जो होता है ना, पेरेन्काइमा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटा? पेरेन्काइमा का। किसका निर्माण करता है बेटा? ये पेरेन्काइमा का निर्माण करता है। और पेरेन्काइमा क्या करती है? स्तन की साइज को डिसाइड करती है। पेरेन्काइमा किसको डिसाइड करता है? स्तन की साइज को, स्तन के आकार को डिसाइड करता है, ठीक है। यदि ईस्ट्रोजन का स्राव अधिक हो रहा है तो पेरेन्काइमा अधिक बनेगा, पेरेन्काइमा अधिक बनेगा, पेरेन्काइमा अधिक बनेगा तो स्तन का आकार क्या होगा? बड़ा होगा, अधिक होगा। बात समझ में? नेक्स्ट आता है सेकंड, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट आता है प्रोजेस्टेरॉन। देखो बेटा, प्रोजेस्टेरॉन कहां से स्रावित होता है? कॉर्पस लुटियम से। किससे? कॉर्पस लुटियम से। बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनो, ये जो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, ये किसमें वृद्धि करता है? कूपिकाओं में। किसमें वृद्धि करता है बेटा? कूपिकाओं में। ये नहीं, एल्वेओलाई में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? कूपिकाओं में। और कूपिकाओं में वृद्धि होती है, इसलिए स्तन क्या होता है? चौड़ाई में बढ़ता है। स्तन क्या होता है? चौड़ाई में बढ़ता है। तो ये किसमें वृद्धि करता है? कूपिकाओं में। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, प्रोजेस्टेरॉन का कार्य, मतलब प्रोजेस्टेरॉन जो कूपिकाओं में वृद्धि करता है, वो मैक्सिमम कब करता है? गर्भावस्था के दौरान। किसके दौरान? गर्भावस्था के दौरान। तो प्रोजेस्टेरॉन मोस्ट सक्रिय कब होता है? गर्भावस्था के दौरान। क्या ये कह सकते हैं? गर्भावस्था के दौरान कूपिकाओं में अधिक वृद्धि होती है। कूपिकाओं में अधिक वृद्धि होती है। तो मेरी बात समझिए, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? कूपिकाओं में वृद्धि करता है। क्या करता है? कूपिकाओं में वृद्धि करता है। और ये किसमें वृद्धि करता है? कूपिकाओं में, कूपिकाओं में वृद्धि करता है। और कूपिकाओं में वृद्धि कब होती है? गर्भावस्था के दौरान। किसके दौरान? गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर का हार्मोन है प्रोलैक्टिन। क्या बेटा? प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, प्रोलैक्टिन कहां से स्रावित होता है? अग्रपीयूष ग्रंथि से। थर्ड वन, प्रोलैक्टिन कहां से स्रावित होता है? अग्रपीयूष ग्रंथि से। किससे स्रावित होता है? अग्रपीयूष ग्रंथि से। देखो, प्रोलैक्टिन का दो वर्ग होते हैं, एक तो प्रसव से पहले और एक प्रसव के बाद। प्रसव से पहले ये क्या करता है? स्तन ग्रंथियों में विकास को प्रेरित करता है। ये क्या होता है? विकास को प्रेरित करता है स्तन ग्रंथियों में। और प्रसव के बाद दूध का निर्माण करता है। ठीक है, तो प्रसव से पहले तो क्या करता है? ये विकास को प्रेरित करता है, स्तन ग्रंथियों में विकास को प्रेरित करता है। और प्रसव के बाद दूध का निर्माण करता है। क्या करता है बेटा? दूध का निर्माण करता है। फोर्थ वन आता है ऑक्सीटोसिन। ये कहां से निकलता है? ये पश्चिम ग्रंथि से स्रावित होता है बेटा। पश्चिम ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। क्या होता है? हाइपोथैलेमस में।
देखो ये क्या करता है ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं, मतलब दूध का निष्कासन करता है। ये क्या करता है, दूध का निष्कासन, ये क्या करता है, दूध का निष्कासन। इसे और क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ये होता है, ये काम कैसे करता है, देखो मेरी बात सुनो। ये जो लैक्टिक बेस्ड डक्ट है, इसके चारों ओर क्या होती है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लैक्टिक बेस्ड डक्ट के चारों ओर क्या पाई जाती है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं को बोलते हैं मायोएपिथेलियल सेल्स। क्या बोलते हैं, मायोएपिथेलियल सेल्स। तो क्या करता है ये ऑक्सीटोसिन मायोएपिथेलियल सेल्स में क्या करता है, संकुचन करता है। क्या करता है, संकुचन करता है, और संकुचन करता है तो दूध का स्राव, बाहर की ओर स्राव, दूध बाहर निकलता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान रखना, कहाँ से स्राव होता है, पश्चपुष ग्रंथि से। कहाँ से स्राव होता है, पश्चपुष ग्रंथि से, और इसका निर्माण कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में। इसका निर्माण कहाँ होता है बेटा, हाइपोथैलेमस में। मेरी बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है मानव का दूध, उसका क्या होता है कंपोजिशन, मानव के दूध में क्या क्या होता है। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, जल होता है मैक्सिमम। पहले तो आयतन देख लो, इसका आयतन कितना हो गया, इसका आयतन होता है बेटा 1 से 2 लीटर। ठीक है, और क्या क्या होता है इसमें, इसमें जल होता है मैक्सिमम। तो क्या होता है, जल होता है, और क्या होती है, केसीन प्रोटीन होती है। केसीन प्रोटीन क्या बोलते हैं, दूध प्रोटीन। क्या बोलते हैं, दूध प्रोटीन। देखो मैंने आपको बताया था, जब मैंने डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ाया था, पाचन तंत्र, मतलब केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए विशेष प्रकार का एंजाइम निकलता है बच्चों में, उसे क्या बोलते हैं, रेनिन। क्या बोलते हैं, रेनिन। बात समझे, तो केसीन प्रोटीन होती है, वसा की बूंदें होती हैं। क्या होती है, वसा की ड्रॉप्स होती हैं, बूंदें होती हैं। क्या, और क्या होता है, विटामिन होते हैं। क्या होता है बेटा, विटामिन होते हैं, आयन होते हैं, या आयन्स होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, Na+ होता है, K+ होता है, Cl- होता है, आयन्स होते हैं, विटामिन होती है। ठीक है, और क्या होता है बेटा, इसमें प्रतिरक्षी होते हैं, दूध शर्करा होती है। क्या होती है, दूध शर्करा। दूध शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज। क्या बेटा, लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। लैक्टोज क्या है बेटा, डाइसैकेराइड। आपने 11th में पढ़ा होगा, क्या लैक्टोज, डाइसैकेराइड। और किसका बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। किसका बेटा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। तो ये क्या है, डाइसैकेराइड, मतलब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट का बना होता है। ठीक है, और क्या पाया जाता है इसमें, जल पाया जाता है, केसीन प्रोटीन पाई जाती है, वसा की बूंदें पाई जाती है, विटामिन पाया जाता है, आयंस पाए जाते हैं, दूध शर्करा पाई जाती है, और इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है, IgA। इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है, IgA। देखो जब मैंने ब्लड पढ़ाया था, तो ब्लड के 2 भाग पढ़ाए थे, प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं। ठीक है, जब प्लाज्मा पढ़ाया था तो प्लाज्मा में पढ़ी थी प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो 4 प्रकार की पढ़ाई थी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। जब मैंने ग्लोबुलिन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था ग्लोबुलिन 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा ग्लोबुलिन कॉपर का परिवहन करती है, बीटा Fe का परिवहन करती है, और गामा किससे रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम से। किससे, इम्यून सिस्टम से, या प्रतिरक्षा तंत्र से रिलेटेड है। और उसमें 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, IgA, IgG, IgM, IgE और IgD। वही IgA ये है, वही IgA ये है। तो ये क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो बेटा, डिलीवरी के बाद, प्रसव के तुरंत बाद, क्या बेटा, प्रसव के तुरंत बाद
गाढ़ा पीला द्रव निकलता है, गाढ़ा पीला दूध निकलता है, तो दूध को क्या बोलते हैं? खीस। क्या बोलते हैं? खीस, या क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम। अब बेटा ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसमें IgA इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे अधिक मात्रा में होती है, और इसको बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, इसको बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे को क्या प्रदान करता है? रोग प्रतिरोधकता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बेटा? रोग प्रतिरोधकता प्रदान करता है। मेरी बात समझ आई? तो ये हुई स्तन ग्रंथियां। नेक्स्ट आता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण अपन पहले पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है, तो हम वहां से देखें। द्वितीयक लैंगिक लक्षण में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तो हम वहां से देखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट आता है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, ठीक है। बाकी द्वितीयक लैंगिक लक्षण हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट आता है क्या कि युग्मक जनन, युग्मक जनन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।